वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। हम बात कर रहे थे मलिक कबानी के साथ डिफरेंट टॉपिक्स पे, जिसमें हमने आरटीएम पे बात की, चैनल कैटेगराइजेशन पे हमने बात की और इनकी लाइफ में हम बात कर रहे थे कि आपने अपना एक करियर कैसे स्टार्ट किया। और बड़ी ज़बरदस्त बातें अभी भी होंगी इनसे, क्योंकि हम इनको ऑन बोर्ड कर रहे हैं अपने चैनल पे, जिसका नाम है स्कूल ऑफ प्रोफेशनल एक्सेलेंस, जहाँ पर ये बेहतरीन किस्म की कोर्सेज पढ़ाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट है किसी कोर्स की, वो आप बता सकते हैं। ये कोर्स टोटल 2 महीने का होगा और 3 घंटे की क्लास होगी। और मोस्टली हम क्लास करते हैं ऑनलाइन और वीकेंड। ऑनलाइन जब हमारी क्लास होती है 6 से 9, मोस्टली ट्यूसडे एंड वेंसडे होता है। और जब हम बात करते हैं वीकेंड्स की, तो उसमें हम संडे का दिन रखते हैं, जिसमें हम तकरीबन 3 घंटे की क्लास होती है और आधे घंटे का मेरा फेवरेट कहूँ तो एग्जाम्स होते हैं। वो हम आपको वक्त से बताएंगे। अभी हम बात कर रहे थे आरटीएम के हवाले से। आरटीएम पे वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आरटीएम इफेक्ट होता है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम मद्देनजर रखते हुए बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हम निकाल सकते हैं। सो कबानी साहब, एक आपसे पूछना ही चाहते हैं, जो माइक्रो इकोनॉमिक प्राइस इलास्टिसिटी है, कंपटीशन, इंटरनल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो कैसे रूट टू मार्केट पे इफेक्ट करते हैं, वो थोड़ा अपने तजुर्बे से बताइए। सर पहले तो मतलब ये है कि जब हम मार्केट में जा रहे होते हैं तो हमें देख रहे होते हैं कि हमने कंपटीशन से पहले कैसे पहुंचना है। अगर हम नहीं जाएंगे तो कंपटीशन पहुंच जाएगा। तो कंपटीशन को हमने मतलब आउट ऑफ द मार्केट करना होता है। तो उससे हमने दुकानें सर्च करनी होती है, मैपिंग करनी होती है, हमने अपनी पूरी एनालिसिस करनी पड़ती है ग्राउंड लेवल पर जाके। कंपटीशन का फैक्टर हमने इग्नोर नहीं करना होता। प्लस नंबर 2, अगर हम ये देखें कि हमारी प्रोडक्ट की जो यूनिकनेस है वो हमने डिलीवर करनी होती है स्टोर लेवल के ऊपर। तो उनको पता हो कि यार आपकी वैल्यू में कंज्यूमर लेवल के ऊपर, कस्टमर लेवल के ऊपर आपकी वैल्यू डिफ्रेंशिएट कैसे करती है। तीसरा देखें कि यार हमारे पास किसी भी दुकान में घुसने के लिए एक बड़ा SKU भी होता है, मिड SKU भी होता है और एक LUP भी होता है। तो हमने प्रोडक्टिव तो करनी है, हमने छोड़ना नहीं है। तो हमने अगेन मैंने बात की थी, डायलॉग वाली बात की थी, तो डायलॉग करते रहना है। तो इसका मतलब ये हम इस तरीके से इसको कैटर करते हैं। और सर अगर हम बात थोड़ा सा, हालांकि ये शायद इससे रिलेटेड तो ना हो, लेकिन एक वर्ड यूज़ करते हैं प्रोडक्टिविटी और स्ट्राइक रेट पे वाली बात करते हैं। आप कैसे प्लान करते हैं कि यार एक स्ट्राइक रेट कैसे मैनेज किया जाए, प्रोडक्टिविटी कैसे मैनेज की जाए? जैसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में मैं रहा था, उसमें कहा था कम से कम आपके पास जो 25 दुकानें हैं उसमें से भाई 18 करके आओ तो मैं तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को नंबर दूंगा। अगर तुमने 17 दुकानें की, स्ट्राइक रेट तो है, तुम्हारा VPPC भी अचीव हो जाएगा, लेकिन तुमने 25 में से 18 दुकानें नहीं की, मैं तुम्हारे पूरी प्रोडक्टिविटी को नंबर कर दूंगा 0। वाई? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अचीव एटलीस्ट 18 दुकानें आउट ऑफ 25। आप कैसे करते हैं और आपके क्या ख्याल है इस प्रोडक्टिविटी के बारे में, जो टारगेट आप डिज़ाइन करते हैं, सेट करते हैं? सर आपने बड़ी ज़बरदस्त इसको एलैबोरेट किया। मैं कहता हूँ कि देखें, आपकी एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। गाड़ी में फ्यूल जा रहा है, सेल्समैन की तनख्वाह है, सेल्स ड्राइवर की तनख्वाह है, और जब तक उसमें उसका डिज़ायर्ड लोड नहीं जाएगा वो हमें बारे में नहीं आएगा। ठीक है, इस वजह से करते हैं कि जब तक पर दुकान 3500 से 4000 का बिल नहीं बनेगा, ठीक है, और वो 30 दुकानें ना कर लेना, हमें बारे में नहीं है। प्लस वो सिर्फ 3 से 3500 रुपए के अंदर वो सिर्फ 2 SKUs ना बेचे, वो कंपनी की रेंज सेलिंग। तो जब रेंज सेलिंग आती है, जब बिल साइज बढ़ता है, जब गाड़ी में लोड पूरा होता है, इस वजह से टारगेट स्ट्राइक रेट दिया जाता है कि यार अब कम से कम अपने यूनिवर्स का 90 से 95% तो पूरा करें, कुछ ना कुछ तो बेच कर आए। तो इसका ये और प्रोडक्टिविटी के जो पीछे है, जो आपने कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस की बात की, वो 4 या 5 कौन से फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट के एलिमेंट्स है? जैसे मैं एक तो वर्ड हमने यूज़ किया सैलरीज ऑफ बॉयज़ जो हमारे ऑर्डर बुकर्स हैं। दूसरा हमारे पास उनका हो गया जो हम वेन एक्वायर करते हैं, या तो रेंटल होता है या तो हम जो एक्वायर करते हैं। ठीक है जी। तीसरा एक सबसे बड़ा ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट आपने बनाई है, ऑफकोर्स 100 रुपये की प्रोडक्ट है तो 55-60 रुपये तो उसकी ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। ठीक है। और इस तरह के कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए हम प्रोडक्टिविटी के टारगेट सेट करते हैं? सर सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री कॉस्ट है, बिल्कुल वेयर हाउसिंग कॉस्ट होगा। फिर अगर हम बात कर लें कि मार्केट के क्रेडिट के क्लेम्स होते हैं, हम एक्सपायरीज आपके पास आती है, वो भी आप एक्सपायरीज का हो गया, डैमेजेस का हो गया। और आप ये देखिए कि यार ये फैक्टर्स अगर हम मार्केट में जाके अगर एग्जीक्यूट 100% नहीं करेंगे तो हम इन चीज़ों को फोर्सी कभी भी नहीं कर सकते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एज अ सेल्स मैनेजर बन के ना सोचें, एज अ बिजनेस मैनेजर बन के सोचें। एज अ बिजनेस मैनेजर क्या कहते हैं, ऐसा धंधो चलाने वाले का जो माइंड सेट है, वैसे सोचोगे तुम्हें ये 30 दुकानें नहीं लगेंगी, तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। अगर तुम यहाँ पर सेट होते तो फिर पता चलता
कि मुझे 30 नहीं कम 40 दुकानें करनी है। प्लस मैं आपको एक बात अपनी इंडस्ट्री की बताऊंगा कि हमारी जैसे मैं अभी फूड इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, हमारा सेल्समैन कमीशन है। सेल्समैन कमीशन सील नहीं है, जितना बेचेगा उतना कमाएगा। मतलब 120% बेचा तो 120% के हिसाब से मिलेगी। बड़ा ज़बरदस्त। एब्सोल्युटली। तो हम उसको हमने क्या बनाया हुआ, बेसिकली इंसेंटिव कैलकुलेटर बनाया हुआ है। वो बैठ के अपने यूनिट्स खुद एंटर करता है, वो अपनी डेली का प्लान खुद बनाएगा कि आज की गाड़ी इतने की जानी चाहिए, आज मैंने इतनी प्रोडक्ट मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करनी, कौन सी रेंज सेलिंग मैं कर रहा हूँ, कौन सी करनी है मैंने। तो वो अपनी जिस तरह आपने बताया कि वो अपना पेचेक खुद डिसाइड कर। यस सर। ओके सर, दूसरा हमारे पास जो फैक्टर अफेक्ट करता है दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट है, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री है। ये फैक्टर कैसे इफेक्ट करता है आपकी आरटीएम को बनाते वक्त? आरटीएम में सर मल्टीपल किस्म के सेल्स टैक्स लग जाते हैं, सही है, जीएसटी लग जाते हैं, सही है, जिसकी वजह से आपकी टोटल कॉस्ट पे इम्पैक्ट आ जाता है, आपकी मार्केट रिटेल प्राइस पे इम्पैक्ट आ जाता है। तो हम अगेन फिर ये कोशिश करते हैं कि हम कुछ पैकेजिंग में इनोवेशन लेकर आएँ, हम कुछ आपका प्रमोशंस में कंज्यूमर प्रमोशन चला दें, उनको लेने में कोई बचत पैक निकाल दें, उनको लेने में मुश्किलात ना फेस हों। क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ग्रामेज में हम कहीं कोशिश करते हैं इनको फैसिलिटेट करें, लेकिन वो हमसे ख़रीदे ज़रूर, मिस ना करें हम। एब्सोल्युटली यस। उसके बाद सर एक हमारे पास है जो मैं समझता हूँ कि हमारी कंट्री पे बड़ा वैलिड होता है ये वादा, द पॉलिटिकल, द गवर्निंग रेगुलेशंस, ट्रेड, टैक्सेस, लॉज एंड सब्सिडीज। इसका क्या इफेक्ट है आरटीएम के ऊपर? सर असल में अगर जहाँ पे भी हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, आप देखते हैं कि अगर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इंपोर्ट होते हैं, जो एक्सपोर्ट होते हैं, कमोडिटीज़ हैं, वो इम्पैक्ट कर जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ तक स्टेबिलिटी रहती है तो हमारी रिटेंशन अच्छी हो जाती है, हमारा कायबोर बेहतर रहता है, हमारा इन्फ्लेशन रेट बेहतर रहता है। जहाँ पे आपकी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, चीज़ों में घंटों के हिसाब से फ्लक्चुएशन आ रही होती है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि यार अगेन एक सैनिटी चेक रखें, एक बेंचमार्क अपना ही डिसाइड कर रहे हैं कि यार इससे कम पे हमें वारा नहीं आएगा। हम लोगों को अलाइन करके चलते हैं और हम सेल्समैन लेवल तक जाते हैं कि यार ये हमारा बर्निंग इशू है, ये हमारा पेन पॉइंट है और आपने ये बेच कर ही आना है। इसमें हमारा भी इंटरेस्ट और आपका भी इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स विन विन होगा, हम कमाएंगे तो आप ही कमाए। एक्सेलेंट सर। एक आपका ज़बरदस्त पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। द मोटिवेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, सैलरीज, प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस, रेंटल कॉस्ट, यूटिलिटी बिल्स, इनका आरटीएम पे क्या इफेक्ट होता है? अच्छा सर देखिए, आपका बिजनेस पार्टनर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान होता है आपका प्राइमरीज कर देना। प्राइमरी बेसिकली आपके बिजनेस पार्टनर का ट्रस्ट होता है आपके ऊपर। जितनी जल्दी आप उसको सेकेंडरी में कन्वर्ट करेंगे ना, आप उनको सेकेंडरी का प्लान देंगे। अगैन प्राइस इंक्रीज़ तो है, लेकिन वो प्राइस इंक्रीज़ जाना कहाँ पर है, ठीक है? वो प्राइस इंक्रीज़ आपने पहले बताना किस सोर्स के साथ है, अपने चैनल पार्टनर्स को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लस प्राइस इंक्रीज़ के साथ साथ आपने जैसे फ्यूल इंक्रीज़ हो गया, तो क्या आपने फ्यूल इंक्रीज़ के साथ अपने दुकानें बढ़ाई, आपने रेंज सेलिंग बढ़ाई, अपने बिल साइज बढ़ाया, इसका बड़ा इम्पैक्ट है। प्लस ये है कि आपने अपने यूटिलिटी एक्सपेंस को आपने कैसे कम किया, ठीक है? आपने कितना जल्दी अपना स्टॉक को मार्केट में फ्लरिश कर रहे हो, आपने वेयर हाउसिंग कॉस्ट को कैसे कम कर दिया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर हमारे चैनल पार्टनर ऐसा होता है कि हम उसके बगैर चल नहीं पाते। ऐसा ही हमारा काम है प्रोडक्शन करना है, लेकिन अगेन उसका काम है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जितना अच्छा आरटीएम बनेगा उतना अच्छा आपका मार्केट में ग्रोथ भी आएगी। ऐसा ही। एंड सर व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूटर चैलेंजेस? अगर इसका इकोनॉमिक कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए अगर हम बात करें तो उसके सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है? एक तो जो कॉस्ट है, एक होता है ना कॉस्ट है बढ़ रही है, समझ में आ रहा है, कॉस्ट की रुक भी तो नहीं रही, जो वेरिएबल फैक्टर्स है वो भी रुक भी तो नहीं रहे। इसको मद्देनजर रखते हुए व्हाट आर द बिग चैलेंजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आप फेस कर रहे हैं और रोज़मर्रा के दिनों में उसको कैसे फेस कर रहे हैं और कैसे इसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सर सबसे पहले तो अगैन मैंने जो इन्वेंट्रीज को बेची है ना, उसको मैंने स्लो मूविंग में नहीं लेके जाना है, ठीक है? जो भरोसा करके उसने मुझे अपनी पेमेंट्स दी हैं, मुझे उसकी रिकवरी करके देनी है मार्केट से, अपनी टीम को सही जगह पे भेज कर मैंने उसके क्लेम टाइम पे दे देने हैं। मैंने उसकी जो है वो वेयर हाउसिंग कॉस्ट अगेन उस पर मुझे उस पर काम करना है। प्लस मैं देखता हूँ कि यार वो उसको मैंने सिर्फ कंपनी को प्रॉफिट बना के नहीं देना, उसको भी प्रॉफिट बना के देना है। जितना अलाइन मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर से होऊंगा मार्केट में, उतना वो मुझे ट्रस्ट करेगा, उतनी वो मेरी प्राइमरी लगाएगा, उतनी मैं सेकेंडरी मार्केट में जाके करूँगा। लेकिन अगेन मैंने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ कस्टमर और कंज्यूमर को भी देखना है। सर जितना मैं अपने कस्टमर को अपने डिस्ट्रीब्यूटर से अलाइन करूँगा कि यार ये स्टॉक फास्ट मूविंग है, ये आपने जो है ना वो पुल फैक्टर है, ये पुश फैक्टर है,
उतना वो जाके मुझ पर ट्रस्ट करेगा। प्लस अगेन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मैं अपना मर्चेंडाइजिंग कैसे करता हूँ, मैं ट्रेड प्रोग्राम्स कैसे कंडक्ट करता हूँ, मैं सीडी एक्टिविटीज़ कैसे करता हूँ, सही है, मैं कंज्यूमर से कैसे इंगेज होता हूँ, चाहे मैं ई कॉमर्स में इंगेज हूँ, चाहे मैं ETL करूँ, चाहे BTL करूँ। तो जब तक आपकी साइकिल घूमती रहेगी ना, डिस्ट्रीब्यूटर आपसे खुश रहेगा। एब्सोल्युटली यस। और अगर हम इन पूरी डिस्कशन को ख़त्म करें कि जैसे कि वो एक बड़ा प्रोग्राम उसमें कहता है कि अगर आपने प्रॉफिट का मोटिव आपने अपने लिए रखा पहले और डिस्ट्रीब्यूटर को आपने इग्नोर किया, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर मिलके आपको इग्नोर कर देंगे। So if we have to be competitive in market and if we have to be stay in the market in difficult time with the distributor, अगर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़े लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को पहला राइट देना चाहिए, मैं समझता हूँ जब हमारा वक्त आएगा यही लोग हमें सपोर्ट ऐसा ही। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बात हम कर रहे थे मंसूर कबानी के साथ। वो टॉपिक मतलब ये आप जितना आसानी से समझे इतना आसान है नहीं। इसके पीछे क्या वर्किंग, कितने एक्सेल शीट, कितने प्रोजेक्ट्स, कितना टाइम लगता है, आप ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर मैं किसी को कहूँ कि तुम कोई कैपस्टोन का पूरा प्रोजेक्ट 16 हफ्तों का, 4 महीनों का अगर इस पे करो फिर भी कम है। अगर कोई कहता है कि मैं को PhD करना चाहता हूँ RTM की पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा करने में, मैं कहता हूँ कि आपकी PhD भी कम पड़ जाएगी, इतना एक्सटेंसिव प्रोग्राम है। क्योंकि पूरा बिजनेस आपका RTM पे खड़ा हुआ है और पूरा जो बिजनेस लाइन है RTM पे खड़ी हुई है और RTM डिसाइड करता है कि आप मार्केट में रहेंगे या मार्केट से आउट हो जाएंगे। सो ये है पावर ऑफ RTM। सो बस आखिरी मैसेज हम मंसूर साहब से लेंगे और उसके बाद हम शो को ख़त्म करते हैं। सर, एनी मैसेज फॉर सेल्स प्रोफेशनल्स, सेल्स एस्पायरेंट जो समझते हैं कि मुझे माल बेचना, टारगेट अचीव करना है, और जो सेल्स की जो फील्ड को थोड़ा सा नेगेटिव समझते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? देन उसके बाद वाइंड अप करते हैं अपना प्रोग्राम। मैंने भी प्रीवियस कंपनीज में मल्टीपल मैसेजेस गेन किए हैं, बड़े हालात देखे हैं, अप्स भी देखे हैं, मैंने डाउन्स भी देखे, लेकिन वो 5 पिलर जिस पर मैं काम करता हूँ डेली बेसिस पे, वो ये है कि सबसे पहले जो भी आप काम करें ना, उसकी आपके पास ओनरशिप होनी चाहिए। ओनरशिप लेके काम करें। नंबर 2 दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ काम करें। नंबर 3 दैट इज़ पार्टनरशिप दैट इज़ साझेदारी के साथ काम करें, कस्टमर को, डिस्ट्रीब्यूटर को ऑन बोर्ड लेके काम करें। नंबर 4 दैट इज़ आपका अचीवमेंट, अपना एक बेंचमार्क बनाएं कि जी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कल से और लास्ट ईयर से, लास्ट मंथ से। नंबर 5 जो सबसे बड़ी बात है, जिसके बगैर ये जिम्मेदारी, ओनरशिप, अचीवमेंट नहीं आ सकती, वो होता है अल्लाह पे भरोसा। अल्लाह पे भरोसा जब होगा तो ख़ुद पे भरोसा आएगा, अपनी कंपनी पे भरोसा आएगा, अपनी प्रोडक्ट से भरोसा आएगा, अपने डिस्ट्रीब्यूटर पे भरोसा आएगा, अपने कस्टमर से भरोसा आएगा, और इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ते रहेंगे और चेंज लाते रहेंगे सोसाइटी में। एब्सोल्युटली परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच सर। मैं उन 5 अल्फाज को दोबारा आपके लिए रिपीट करता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट इन गॉड एंड अचीवमेंट योर पर्सनल बेंचमार्क। से 5 चीज़ों को सामने रखें, फॉर्मूला बनाएं। सेल्स फील्ड इज ओनली अ फील्ड जिसमें आपको पे चेक का वेट नहीं करना पड़ेगा, बट यू विल डिसाइड योर पे चेक बाय योर ओन। थैंक यू वेरी मच। बहुत अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें आप मंसूर कबानी साहब के साथ कौन सा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत जल्द हम इनका लाइव वेबिनार करेंगे जहां पर हमारी टीम के लोग होंगे अक्रॉस पाकिस्तान उसको ज्वाइन कर रहे होंगे। बस हम रमज़ान से पहले उसकी डेट अनाउंस कर देंगे। आप हमारे लिंक्डइन पेज पे जाइए, विजिट करें, देखें, और आपको जो भी टॉपिक्स आपको चाहिए आप हमें बताएं ताकि हम मंसूर साहब से मिलके वो पावरफुल कोर्स आपके लिए तैयार कर सकें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।